हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE द स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब में फ्री सेशन स्टार्ट किया है जिसमें रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के कुछ उन महत्व के मुद्दों पर हम आपको डिटेल में डिस्कशन करवाते हैं, डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिनमें से डायरेक्टली आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज मैं आपके समक्ष हूँ। डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस, जो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्व का है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। इसीलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आपको देखना है और यकीन मानिए, ये गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक, जो है रिपब्लिक डे एंड परेड 2021। हमारा गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस, और उसमें जो परेड का आयोजन होता है, हमें पता है कि इस बार 26 जनवरी 1921 में, माफ़ कीजिएगा, 26 जनवरी 2021 में हमने हमारे 72वें इंडिपेंडेंस डे को मनाया। उसमें कौन कौन सी डिटेल्स जो हमें याद रखनी है, हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करें। ये कुछ देखिए तस्वीरें हैं हमारे इस साल के गणतंत्र दिवस जो आयोजित किया गया था उसकी। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यहाँ पे परेड का आयोजन करते हैं, और डिफरेंट टैब्लोस भी यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, स्टूडेंट्स को जनरली 3 डेटों में कन्फ्यूजन होता है कि 15 अगस्त 1947, 26 ऑफ नवंबर 1949 और 26 ऑफ जनवरी 1950। ये 3 डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन होता है। आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 हमें पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश का लास्ट एक रूल आया था, लास्ट एक्ट उन्होंने बनाया, जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कब से होने वाला था, वो डेट उन्होंने मेंशन की थी 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम अपना इंडिपेंडेंस डे, भारत का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जो है, वो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। अभी चलिए, 26 नवंबर 1949, हमें पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बंधारण सभा थी, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा थी जो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो संविधान सभा की रचना दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा ने अपना कार्य दिसंबर 1946 में शुरू किया, और तकरीबन 3 साल यानी कि 26 नवंबर 1949 तक उन्होंने पूरा हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा बना लिया। ये 26 नवंबर वही डेट है जिस दिन हमारी संविधान सभा ने बंधारण को उसको अप्रूव किया, बंधारण को, हमारे संविधान को अप्रूव किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया, उसका स्वीकार किया गया, उसका अप्रूवल हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हम इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस, दोनों में से कुछ भी कह लो, हिंदी में उसको संविधान दिवस कहेंगे, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहेंगे, इसके तौर पे हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और इसका कब से शुरू हुआ, कब से मनाना हमने स्टार्ट किया, मई 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर हमने 26 नवंबर को मनाना स्टार्ट किया। और ये वही दिन था 26 नवंबर का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें हमने हमारे बंधारण का स्वीकार किया, और हमारी जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, उसमें भी 26 नवंबर 1949 की डेट ही मेंशन की हुई है, जब हम लोगों ने, मतलब हमारी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही हमारा बंधारण खुद को दिया है। कौन सी डेट को दिया है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे बंधारण का स्वीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी वो केम इनटू इफेक्ट कब आया? 26 ऑफ जनवरी 1950।
अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हुआ कि भाई सर ऐसा क्यों किया, जब सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बंधारण हमारे संविधान का ऑलरेडी जो है वो अप्रूवल दे दिया था, उसका स्वीकार कर लिया था। सो वो तब से ही लागू क्यों नहीं हुआ, क्यों 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुआ। सो उसके लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। एक बात है, मज़ेदार बात है, देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए। अभी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 26 नवंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वीकार हो गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी वो 26 लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, इससे 26 दिन बाद, राइट, 26 नवंबर से 26 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा बंधारण संविधान लागू हुआ। लेकिन जब उसको अप्रूवल मिला, जब उसका स्वीकार किया गया, तब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉज थे, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हो गए, जो आई थिंक आर्टिकल 365 के बाद वाले जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में बताते हैं। उनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे करके कुछ जो पार्ट थे, 4 या 5 पार्ट थे, तकरीबन 15 समथिंग आर्टिकल थे, उन वो सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वीकार किया, उसको अडॉप्ट किया। उसी दिन से कुछ पार्ट जो थे, कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे। बाकी का जो पूरा हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये बात है सन 1929 की, 1929 पर्टिकुलर डेट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, 31 दिसंबर 1929। ये था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिनके हेड थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, और साथ में थे उनके साथी एक हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी है, वो पहले दोनों साथ में ही थे, बाद में उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए। लेकिन जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, तब वो दोनों साथ में ही थे। और इस अधिवेशन के जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके साथ में थे सुभाष चंद्र बोस जी। रावी रिवर है, उसके तट पे लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और जितने भी हमारे जो आगेवान नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो हमारी स्वतंत्रता लड़त के जो भी नेता थे, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि आने वाले 26 दिन में, यानी कि 26 जनवरी 1930 तक हम पूर्ण स्वराज हासिल कर लेंगे, हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को प्रेशर करेंगे कि वो हमें 26 जनवरी 1930 को ही आज़ाद कर दे। ये उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया। वहाँ पे राष्ट्र ध्वज लहराया गया और राष्ट्रगीत का गान हुआ। इसके बाद लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल हम आज़ाद कब हुए, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। इस डेट पर हम आज़ाद हुए। लेकिन हमारे जो नेता थे, जो हमारी संविधान कमेटी में भी, संविधान जो बन रहा था उसकी कमेटी में भी हमारे वो नेता थे, उनके दिमाग में ये डेट जो है वो छप चुकी थी। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए कि 26 जनवरी जब हमने पहले डिसाइड किया था कि हम आज़ाद हो जाएंगे, सो ये डेट उन लोगों के दिमाग में थी। इसीलिए उन्होंने संविधान में ही ऐसा लिख दिया कि भले ही 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो 26 जैन को ही होगा। और 1949 के बाद 26 जैन डायरेक्टली 1950 को ही आ रहा था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। सो होप आपको एक आइडिया, ये टॉपिक, ये पॉइंट एक क्लियर हो गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका एडॉप्शन जो है वो 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन वो जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके पीछे की ये जो एक हिस्ट्री वाली स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए। अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे रिपब्लिक डे का। सो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके साथ हमारी प्रस्तावना में ही, यानी प्रिम्बल में 3 वर्ड लिखे हुए थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो हमारे संविधान है, हमारे देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। सोवरेन का मतलब क्या कि हम, यानी भारत, और हम भारत के लोग स्वतंत्र है,
हमारी किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। हम जैसे भी चाहे वो हमारा कार्य कर सकते हैं, हमारे लॉज बना सकते हैं। हम खुद ही अथॉरिटी है, हमारे ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है, और हम फ्री हैं कुछ भी कार्य करने के लिए। कोई भी राष्ट्र हमें नहीं बोलेगा कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे अंडर में हैं। जी नहीं, हम सार्वभौमिक हैं, हम ही सॉवेरिन हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सॉवेरिटी कहते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी राष्ट्र के अंडर में नहीं है। हमारा राष्ट्र ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है। दूसरी चीज़ है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही, यानी लोगों का शासन। जो भी देश चलाएंगे, जो भी प्रतिनिधि देश चलाएगी, जो भी पार्टी देश चलाएगी, वो लोगों के द्वारा ही उनका इलेक्शन होगा, लोगों के द्वारा ही उनको भेजा जाएगा, लोगों का ही शासन होगा। इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक यानी लोगों का शासन। हम जब इलेक्शन में हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि हमारे देश को चलाएंगे, इसका मतलब ये होता है डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही, लोगों का शासन। रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा ही पैसिवली चुने जाएंगे। हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और वो प्रतिनिधि हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उसमें डायरेक्टली हम पार्ट नहीं लेते, डायरेक्टली हम वोट डालने नहीं जाते। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए हम वोट डालने जाते हैं। हमारे जो एमपी है, एमपी लोकसभा के एमपी हैं, और आपकी जो विधानसभा में एमएलएज होते हैं उनके लिए हम वोट डालते हैं। सीएम और पीएम के लिए वोट डालते हैं, हम प्रतिनिधि के लिए वोट डालते हैं। और वो जो पार्टी जिनको मेजोरिटी मिली है वो अपने में से किसी एक को जो है वो प्राइम मिनिस्टर घोषित करती है, जो मेजोरिटी वाली पार्टी है। सो बड़ा प्रधान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसका डायरेक्टली इलेक्शन हम करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन वो है पैसिवली होता है, यानी जो हमने प्रतिनिधि एमपी और एमएलए जो हमने भेजे हुए हैं केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और इसी को कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है। इस बार का जो रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ 2021, उसमें जो रिपब्लिक परेड का आयोजन होता है हर साल, उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, डिटेल्स देखेंगे। सो 26 जनवरी 1950 को हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ था। सो 50 से लेके 54 तक रिपब्लिक डे की जो परेड है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हुई, जैसे रेड फोर्ट, रामलीला ग्राउंड, इरविन स्टेडियम जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी कहते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कशन होगा, और किंग्सवे जिसको राजपथ कहा जाता है, जिसको आज हम राजपथ कहते हैं, उसका पहले नाम था किंग्सवे। सो 50 से 54 तक, 1950 से 54 तक डिफरेंट प्लेसेस पे रिपब्लिक डे की परेड का आयोजन होता था, लेकिन उसके बाद तुरंत 1955 से राजपथ पे फिक्स कर दिया गया कि अब से हर साल रिपब्लिक डे की परेड का आयोजन जो है वो राजपथ पर ही होगा, जिसका पहले नाम क्या था, किंग्सवे। ठीक है। इस बार की हम बात करें रिपब्लिक डे की परेड की, तो बांग्लादेश की आर्मी ने विशेष रूप से भाग लिया हुआ है। यहाँ पे उनके 122 मेंबर जो बांग्लादेश आर्मी के थे, जिनके कमांडेंट कौन थे, जिनका नेतृत्व किसने किया, अबू मोहम्मद शाहनूर श्वान करके एक पर्सन थे आर्मी के, बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने नेतृत्व किया, और उन्होंने भी हमारी रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया। इसका रीज़न ये था कि हमें पता है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इसके बाद जो है वो बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और एक नया देश बांग्लादेश बना था, और इसमें इंडिया का ही हाथ था। इंडिया ने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। ठीक है। विलय पत्र पर साइन किया, सरेंडर जो पत्र था उस पर साइन किया पाकिस्तानी आर्मी ने, और जो बांग्लादेश है वो नए बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। और इस साल यानी कि 2021 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन का 50th ईयर है, गोल्डन जुबली ईयर है, इसीलिए बांग्लादेश ने इसी सम्मान में भारत के रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि रिपब्लिक डे परेड का नेतृत्व किसने किया, जो परेड कमांडर जिसको हम बोलते हैं वो कौन थे 2021 की परेड में, तो विजय कुमार मिश्रा जी थे, लेफ्टिनेंट जनरल है इंडियन आर्मी में, जिन्होंने इस बार की परेड का कमांडिंग किया। रिपब्लिक डे परेड के इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ वेन्यू में चेंज आया, वो थोड़ा देख लेते हैं। इससे जब पहली बार 1950 में जब रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, सो उसका जो समापन होता है, उसका क्लोजिंग जो होता है, वो हर बार पहले साल 1950 में नेशनल स्टेडियम में हुआ करता था,
और उसके बाद से जितनी भी बार रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ, रिपब्लिक डे की परेड हुई, सो उसका जो क्लोजिंग है वो रेड फोर्ट पे हुआ, समापन विधि जो है वो रेड फोर्ट पे हुई, परेड रेड फोर्ट पे ख़त्म हुई। लेकिन इस बार कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से फिर से हमने जो है वो नेशनल स्टेडियम पे इसका समापन किया, क्लोजिंग सेरेमनी नेशनल स्टेडियम पे हुई। ये जो नेशनल स्टेडियम है इसका पहले नाम था इरविन एम्फी थिएटर, और इसी नेशनल स्टेडियम में फर्स्ट टाइम जो हमारा रिपब्लिक परेड था उसका समापन हुआ था। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में एक इतिहास दिया गया है कि नेशनल स्टेडियम, जिसको पहले इरविन एम्फी थिएटर कहा जाता था, वो 1933 में भावनगर गुजरात के महाराजा थे, किंग थे कृष्ण कुमार सिंह जी, उन्होंने दिल्ली को एक गिफ्ट के तौर पे नेशनल स्टेडियम बना के दिया था। और उस टाइम पे 1933 में हमारे इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इरविन एम्फी थिएटर उसका नाम रखा गया। और उसके बाद सन 1951 में जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद 1951 में जब फर्स्ट एशियन गेम्स होने वाला था इंडिया में, उसके पहले इस स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम रखा गया। इरविन एम्फी थिएटर पहले नाम था, उसके बाद 1951 में उसका नाम नेशनल स्टेडियम रखा गया। और ये जो बनाया गया था, हमने बात की कि भावनगर गुजरात के जो एक किंग थे, भावनगर जो रीजन के किंग थे, उन्होंने दिल्ली को गिफ्ट दिया था। सो ये नेशनल स्टेडियम यानी कि पहले इरविन एम्फी थिएटर था, उसका कंस्ट्रक्शन किसने किया? रॉबर्ट और रसेल ने किया। ये वही आर्किटेक्ट है, वही डिज़ाइनर है जिन्होंने कनॉट प्लेस बनाया। कनॉट प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है दिल्ली में, हमें सबने नाम तो सुना ही होगा कनॉट प्लेस का, ठीक है। सो ये रॉबर्ट और रसेल के द्वारा नेशनल स्टेडियम बनाया गया, इरविन एम्फी थिएटर बनाया गया। 1951 में एशियन गेम्स से बिल्कुल पहले उसका नाम इरविन एम्फी थिएटर से चेंज करके नेशनल स्टेडियम रखा गया, और उसके बाद 2002 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया, हॉकी के लेजेंड जिनको बोलते हैं हम, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया। तो अभी इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अभी हमने कई बार सुना होगा कि रिपब्लिक डे की परेड में इस स्टेट का टेब्ल्यू हुआ, ये स्टेट का टेब्ल्यू प्रदर्शित किया गया, ये मिनिस्ट्री का टेब्ल्यू था, ये था। सो ये टेब्ल्यू वर्ड क्या है? सो ये टेब्ल्यू और कुछ नहीं, एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है जो कोई भी राज्य की या कोई भी डिपार्टमेंट की कुछ खास चीज़ें होती है, कोई खास ऐसा स्थल है जो कोई खास अगर आपने ऐसा कोई अचीवमेंट किया है, आपके वहाँ की राज्य की कला या संस्कृति है, सो उसका आप एक स्ट्रक्चर रेडी करते हो और वही स्ट्रक्चर को दिखाते हो एक मॉडल के रूप में, उसी को हम टेब्ल्यू कहते हैं। जब बचपन में हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया जाता था थर्मोकॉल, और जो पेपर या थर्मोकॉल के बेस के ऊपर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते थे, सो बस सेम वे में यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है टेब्ल्यू के रूप में, जिसको हम टेब्ल्यू कहते हैं, जो हमारा रिपब्लिक डे है उसकी परेड में जिसको प्रदर्शित किया जाता है, एक मॉडल है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो रिपब्लिक डे स्टेट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने टेब्ल्यू को शोकेस करते हैं। और टेब्ल्यू का सिलेक्शन कैसे होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टेट ने ये डिसाइड किया कि हमें इस बार हमारे ये टेब्ल्यू को प्रदर्शित करना है रिपब्लिक डे की परेड में। सो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो आइडिया है वो प्रपोज करेंगे एक्सपर्ट कमेटी को, अपना पूरा आइडिया बताएंगे, उनका जो उनका उसके वो टेब्ल्यू प्रदर्शित करने के पीछे उनका क्या भाव है, क्या उनका रीज़न है, वो पूरा बताएंगे, और एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी और फाइनल अप्रूवल देगी। सो ऐसे एक सिलेक्शन होता है टेब्ल्यू का। इंडिया की बात करें रिपब्लिक डे 2021 की, सो अभी टोटल 32 टेब्ल्यू का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है रिपब्लिक डे की परेड में। उसमें से 17 जो टेब्ल्यू थे वो स्टेट और यूटीज से थे, 9 टेब्ल्यूज जो थे वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में से थे, 6 जो टेब्ल्यू थे वो डिफेंस आर्म में थे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड उनका समावेश होता है, और जो 2 थे वो डीआरडीओ से बिलोंग करते थे, और एक टेब्ल्यू बीआरओ का प्रदर्शित हुआ। सो आपको टोटल बस एक फिगर याद रखना है, 32 जो टेब्ल्यू थे वो रिपब्लिक डे में प्रदर्शित हुए। देखिए ऐसा होता है टेब्ल्यू, जैसे मैंने आपको बताया, एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी राज्य की संस्कृति को, किसी एक कोई प्लेस को जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत नाम है,
वो एक झांकी के स्वरूप में प्रदर्शन उसका किया जाता है, जिसको हम टेब्लू कहते हैं। ये इस बार का ही है, उत्तर प्रदेश का टेब्लू है, जिसको इस बार फर्स्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट टेब्लू अवार्ड मिला है। ये अयोध्या राम मंदिर का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। आगे जो वाल्मीकि जी है, जिन्होंने रामायण की रचना की, उनका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो ये यूपी का है। वैसे ही ये एक मेड इन इंडिया का टेब्लू है यहाँ पे। ये एक लद्दाख का टेब्लू है। लद्दाख ने इस बार पहली बार एज ए यूनियन टेरिटरी जो है वो रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया और अपना टेब्लू प्रदर्शित किया। ये एक डीआरडीओ का टेब्लू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो टेब्लूज जितने भी प्रदर्शित हुए 2021 की रिपब्लिक डे की परेड में, उसके बारे में कुछ ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहला जो टेब्लू प्रदर्शित हुआ वो लद्दाख का था। और याद रखने की बात यहाँ यह है कि लद्दाख ने एज ए यूटी सबसे पहली बार रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया और अपना टेब्लू प्रदर्शित किया। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सॉरी गाइज, लेट्स रिज्यूम। सो लद्दाख ने पहली बार जो है वो रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया एज ए यूटी और अपना टेब्लू प्रदर्शित किया। वहाँ के जो कस्टम्स है, उनकी जो कला संस्कृति है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेचर है, आर्ट है, इन सभी का समन्वय करके उन्होंने एक टेब्लू प्रदर्शित किया। दूसरी बात करें गुजरात की, तो गुजरात की ओर से मोढेरा जो एक सन टेम्पल है, उसका टेब्लू प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक सभा मंडप का स्ट्रक्चर बनाया गया था। 52 पिलर्स बनाए गए थे। एक जो टेम्पल है मोढेरा सूर्य मंदिर, उसके स्ट्रक्चर में 52 पिलर्स बनाए गए थे, जो किसको डिनोट करते हैं? 52 वीक्स ऑफ सोलर ईयर। हमारे एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, उसको डिनोट करते हैं। सो ऐसा एक टेब्लू प्रदर्शित किया गया गुजरात के द्वारा। उसके बाद पंजाब की ओर से जो टेब्लू प्रदर्शित हुआ था वो हमारे 9th सिख श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में था। और उसका थीम था 40th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, जो 9th सिख गुरु थे, जिनका असैसिनेशन जो है वो औरंगज़ेब के द्वारा हुआ था। मुग़ल किंग जो औरंगज़ेब हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका असैसिनेशन हुआ था। ऐसे तेग बहादुर जी का एक टेब्लू प्रदर्शित किया गया पंजाब के द्वारा। यूपी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अयोध्या राम मंदिर के ऊपर उनका टेब्लू जो था वो प्रदर्शित किया गया। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो रिच एंड डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है, डाइवर्स यानी विविधता के बारे में, हमारी कंट्री की कल्चर जो संस्कृति है, संस्कृति में विविधता के बारे में, ये विषय पर, ये थीम पर टेब्लू प्रदर्शित किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उन्होंने वोकल फॉर लोकल थीम पे अपना टेब्लू प्रदर्शित किया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिनको इस बार का बेस्ट अवार्ड भी मिला है बेस्ट टेब्लू का, स्टेट में यूपी को मिला है। और डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, उनको मिनिस्ट्रीज़ और सारे डिपार्टमेंट के जितने भी टेब्लूज थे, 9 टेब्लूज थे, उनमें बेस्ट टेब्लू का अवार्ड मिला है, जिनकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड। डिजिटल इंडिया टेब्लू भी एक प्रदर्शित किया गया। जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा जो टेब्लू प्रदर्शित किया गया था, उसका नाम था श्रम रथ। इसके अलावा हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने जो ब्रह्मोस मिसाइल जो सिस्टम है, उसके ऑटो लॉन्चर का टेब्लू प्रदर्शित किया। ब्रह्मोस मिसाइल, हमें पता है कि इंडिया और रशिया दोनों साथ में मिलकर इस मिसाइल को बना रहे हैं। इसका नाम भी हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की जो मॉस्कोवा, दोनों रिवर्स है, दोनों रिवर्स के नाम के ऊपर ही रखा गया है ब्रह्मोस। और इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये टेब्लू दिखाया। अभी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बेस्ट टेब्लू अवार्ड्स, तो इसका डिटेल में थोड़ी बात कर लेंगे बेस्ट टेब्लू अवार्ड, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। अगर हम स्टेट टेब्लूज़ की बात करें, टोटल स्टेट के कितने 17 टेब्लूज़ जो है वो प्रदर्शित हुए थे। उसमें से सबसे बेस्ट था उत्तर प्रदेश का, अयोध्या राम मंदिर के ऊपर था। दूसरा त्रिपुरा का था। त्रिपुरा के टेब्लू की जो थीम थी वो थी इको फ्रेंडली ट्रेडिशन फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, कंसीडरिंग सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ये त्रिपुरा के टेब्लो की थीम थी। तीसरे नंबर पे जो रहा वो उत्तराखंड राज्य रहा है, जिनकी थीम थी, टेब्लो की थीम थी देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड। अभी जो जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है और डिफेंस मिनिस्ट्री मिला के टोटल 9 टेब्लूज़ प्रदर्शित किए गए। उन 9 टेब्लूज़ में से सबसे बेस्ट जो टेब्लू था, उसका जो अवार्ड दिया गया वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को दिया गया, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड
द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, ये उसका थीम था। इसके अलावा अगर हम एक स्पेशल प्राइज़ की बात करें डब्ल्यू में, तो स्पेशल प्राइज़ CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके डब्ल्यू को दिया गया। उसका थीम था अमर जवान, पेइंग ट्रिब्यूट टू द फॉलन हीरोज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ अवार्ड्स का हर साल अनाउंसमेंट होता है रिपब्लिक डे के ऊपर। सो इस बार भी 2021 में भी रिपब्लिक डे की शाम को कुछ अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वो है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सो जो भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा है पद्मा अवार्ड पे, वो यहाँ पे जाके देख लें। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल का भी अनाउंसमेंट किया गया। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, फोर्स वाइज एंड स्टेट वाइज पुलिस मेडल्स। इसके अलावा करेक्शनल सर्विस मेडल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस और जीवन रक्षा पदक अवार्ड। इतने अवार्ड्स का अनाउंसमेंट जो है वो रिपब्लिक डे 2021 के ऊपर किया गया। अभी हम लोगों ने कहीं पे एक वर्ड सुना होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होता है। सो देखिए, थोड़ा इतिहास में पीछे चले। सो बीटिंग रिट्रीट ये क्या होता था कि जब भी पहले जो कोई युद्ध होता था, जब लड़ाई होती थी, तो सुबह जब युद्ध की शुरुआत होती थी तो तब वो शंख और नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि सभी आर्मी और सेना को पता चलता था कि ओके अब युद्ध की शुरुआत हुई है। और वैसे ही शाम को जब सनसेट होता था, सूर्यास्त होता था, तब युद्ध को स्टॉप करने के एक तरीके में फिर से जो है वो शंख और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि सभी आर्मी को पता चलता था कि आज के दिन का युद्ध यहीं समाप्त होता है। सो वो जो कार्यक्रम होता था उसको बीटिंग रिट्रीट बोला जाता था। जब वो शंख नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे और आर्मी लड़ना बंद कर देती थी, युद्ध बंद हो जाता था उस दिन के लिए, उसको बीटिंग रिट्रीट पहले बोला जाता था। ठीक है। अभी ये जो बीटिंग रिट्रीट था वो आर्मी के ट्रेडिशन में कब से आया, जितने भी कोई भी हमारे वर्ल्ड की आर्मी है उसके ट्रेडिशन में कब आया। ऑफिशियल आर्मी मतलब मैं कोई देश की ऑफिशियल आर्मी की बात कर रहा हूँ, कोई राजा की ऑफिशियल आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक जो देश की ऑफिशियल आर्मी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ट्रेडिंग में कब आया, तो 17th सेंचुरी इंग्लैंड में किंग जेम्स द्वितीय हुआ करते थे। उन्होंने ये सिस्टम, बीटिंग रिट्रीट का सिस्टम जो है वो अपनी मिलिट्री में दाखिल किया कि जब भी शाम को लड़ाई ख़त्म होगी तब हम बीटिंग रिट्रीट एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे सभी को पता चलेगा कि आज के दिन का युद्ध यहीं समाप्त होता है। सो मिलिट्री में ये इंक्लूजन कब हुआ, 17th सेंचुरी इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जेम्स द्वितीय के द्वारा इसका जो है वो इंक्लूजन किया गया। इसको पहले बीटिंग रिट्रीट नहीं कहा जाता था, इसका पहले नाम था वॉच सेटिंग नाम था। इसके बाद में इसका नाम बदल के बीटिंग रिट्रीट किया गया। हमारे अलावा ऐसे कौन कौन से कंट्री है जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते हैं। सो यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अलावा भी कई कंट्री है। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक दो नाम याद रख लें, यूके, यूएस, कनाडा नाम याद रख लें। इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसकी शुरुआत इंडिया में कब से हुई। सो 1950 में, 1950s के टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी में एक मेजर हुआ करते थे, मेजर रॉबर्ट्स ने प्रपोज किया कि अब से हमारी आर्मी में और साथ में ही हमारे रिपब्लिक डे की परेड पे हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को जो है इस तरह से आयोजित करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका प्रपोजल स्वीकारा। और तब से ही, यानी हमारे फर्स्ट जो रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। अभी जो हमारी रिपब्लिक डे होती है उस वो एक्चुअल में 4 दिन तक चलता है। पूरा जो फेस्टिवल है, पूरा जो आयोजन है वो 4 दिन तक चलता है, 26, 27, 28 और 29। सो 29 तारीख को हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का समापन के रूप में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसके इंडिया में शुरुआत 1950 से हुई, मेजर रॉबर्ट्स ने की। ठीक है, कुछ नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एवरी ईयर इसको कंडक्ट कराया जाता है। एंड ऑफ द 4 डे लॉन्ग
72nd रिपब्लिक डे ऑफ द फेस्टिवल। हर एक रिपब्लिक डे का जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो 4 दिन लंबा फेस्टिवल एक सेलिब्रेट करते हैं। उसको एंड करने के लिए उसका समापन करने के लिए उसके तौर पर एक रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी फ्लैग हमने जो लहराया है वहाँ पे अनफ्लर किया होता है, उसको जो है वो फ्लैग को लोअर करते हैं। उसके बाद कुछ जो आगे हम बात करेंगे, कुछ म्यूज़िक कंपोजिशन का आयोजन किया जाता है, उसको बजाया जाता है। राष्ट्रगीत और ऐसे कुछ हमारे जो नेशनल सॉन्ग है राष्ट्रगीत, उसका गायन किया जाता है। और ऐसे ही जो है वो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी का भी समापन होता है। ये जो सेरेमनी है वो, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो सेक्शन डी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उनके द्वारा इस सेरेमनी को कंडक्ट कराया जाता है। जो कहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, हमारा जो रायसीना हिल्स है जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, उसी के बिल्कुल पास में विजय चौक है। विजय चौक के ऊपर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, और इस आयोजन में अबाइड विथ मी एक म्यूज़िक एक सॉन्ग था जो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनका फेवरेट था। सो इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में अबाइड विथ मी सॉन्ग्स का भी गायन होता है, उसको बजाया जाता है। साथ में हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का एक फेवरेट स्रोत भी है वैष्णव जन तो, एक जो सॉन्ग है उसका भी गान किया जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में सारे जहां से अच्छा, ये सॉन्ग भी उसमें उसका रिट्रीट किया जाता है, उसको बजाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इस बार जो होने वाली है वो 50 ईयर्स, जो 50 ईयर्स हुए 1970 वॉर, इंडिया पाकिस्तान के वॉर को, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो हम इस बार 50th ईयर मना रहे हैं 1971 विक्ट्री की ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो उसी की याद में इस बार स्वर्णिम विजय एक सॉन्ग प्ले किया जाएगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में। और ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसकी शुरुआत एक फैनफेयर नाम के एक सॉन्ग जो होती है वो सॉन्ग बजाया जाता है, और सबसे लास्ट में जो सारे जहां से अच्छा है वो बजाया जाता है। और ये आपको याद रखना है, अबाइड विथ मी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से सॉन्ग का गायन किया जाता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में, जो हमारे महात्मा गांधी जी का फेवरेट था। सो ये अबाइड विथ मी नाम आपको याद रखना है। अभी चीफ गेस्ट की बात करें तो हर साल हम किसी ना किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को, या तो वहाँ पे उस देश में जो महत्व के पोजीशन पर कोई है, ठीक है, उनको हम इंडिया में बुलाते हैं रिपब्लिक डे की परेड में। उनको एक चीफ गेस्ट के तौर पर उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, ताकि उसका इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो उनको थोड़ा बूस्ट मिले, जो दो देशों के बीच में एक जो दोस्ती होती है उसको बढ़ावा मिले, और साथ में हमारी जो डाइवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धता है और विविधता है, उसका भी शोकेस हो। इंडियन कल्चर, दूसरे हमारे जो देश का कल्चर, कला, संस्कृति है, उसको हम शोकेस कर पाएँ। सो चीफ गेस्ट बुलाने के लिए एक प्रोसेस है कि रिपब्लिक डे के 6 महीने पहले एक जो प्रपोजल है वो किसी कंट्री के चीफ को वहाँ पे भेजा जाता है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के कंसेंट से, दोनों का कंसेंट लेके, उनके अप्रूवल के बाद, क्लियरेंस के बाद उनको चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। और उसके बाद फिर उनके ऊपर होता है, उनके शेड्यूल के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि वो आएंगे कि नहीं। सबसे पहली बात करें, सबसे पहला जो हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तब जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकरानो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। दूसरा जो 1951 में आयोजित किया गया था रिपब्लिक डे, उसमें किंग त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह, जो नेपाल के किंग हुआ करते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 1952 और 53 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे यहाँ पे। लास्ट के जो अभी के 3 हैं वो आपको याद रखने हैं। इस साल हमने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आमंत्रण दिया था, लेकिन हमें पता है कि उसी टाइम पे एक यूके में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया था और फिर से लॉकडाउन वहाँ पे लगने की एक स्थिति आ चुकी थी। इसीलिए बोरिस जॉनसन ने अपना ये शेड्यूल जो है इंडिया का टूर कैंसिल किया रिपब्लिक डे के ऊपर का। सो इस बार 2021 में हमारा कोई भी चीफ गेस्ट जो है वो रिपब्लिक डे की परेड में कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आया था।
2020 की बात करें तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो आए थे। इसके अलावा 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, जिन्होंने हमारी रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा यूके और फ्रांस, ये ओनली दो कंट्रीज़ हैं, दो देश हैं जिन्होंने 5-5 बार जो है वो इंडिया के रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया हुआ है एज ए चीफ गेस्ट। चलिए, इस बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ सेलिब्रेशन हमारी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ थी, उन्होंने वो जो है वो फर्स्ट फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया, जिसको हम फ्लाइंग पास्ट एक इवेंट को बोलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इंडियन एयरफोर्स जिनका थीम था टच द स्काई विथ ग्लोरी, सो भावना कंठ जी ने वो ऐसी पहली वुमन बन गई है, फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट बन गई है जो रिपब्लिक डे पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 2021 के रिपब्लिक डे पे पार्टिसिपेट किया। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप लिख के ले लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिपब्लिक डे का जो इस बार का सेलिब्रेशन हुआ, इसमें आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको 4 नाम दे देंगे, भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भावना कंठ हो जाएगा। भावना जो कंठ है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स जो है वो 2017 में ज्वाइन किया और वो मिग बाइसन की पायलट थी, फाइटर पायलट थी। भावना कंठ के साथ में ही मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी ने भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। वो जो तीनों विमेन थी वो वेरी फर्स्ट विमेन थी जो एक फाइटर पोजीशन पे इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हुई। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो इसमें कवर कर लेंगे। हमने बात की कि 1950 से 54 के बीच में डिफरेंट प्लेसेस पे परेड का आयोजन हुआ, रिपब्लिक डे की परेड का आयोजन। लेकिन उसके बाद 1955 से जो है वो राजपथ पे उसका आयोजन होने लगा। राजपथ को पहले किंग्सवे के नाम से भी हम जानते थे। ठीक है, सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे हमारे जो रिपब्लिक डे के 1950s में, वो इंडोनेशिया के डॉक्टर सुक्रानो थे। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो 1955 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से कोई चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे की परेड में बने और वो थे पाकिस्तान के उस समय के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, जिनको इनवाइट किया गया था। और दूसरी बार 1955 के 10 साल बाद 1965 में राणा अब्दुल हमीद करके जो थे वो मिनिस्ट्री और फूड एंड एग्रीकल्चर संभालते थे पाकिस्तान की सरकार में, उन्होंने जो है वो रिपब्लिक डे की परेड पे एज ए चीफ गेस्ट भारत में जो आए थे। सो पाकिस्तान की ओर से ये दो ही लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। सिर्फ 2 ही साल थे, 1955 एंड 1965, जब पाकिस्तान से किसी ने एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड पे पार्टिसिपेट किया। 26 जनवरी की जो परेड होती है हमारी रिपब्लिक डे की परेड, उसकी जो शुरुआत होती है वो प्रेसिडेंट के आगमन से होती है। उसके बाद जो भी हमारे बॉडीगार्ड्स और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं और उसके बाद जो है वो 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे टेबलूज होते हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनको चलाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जितने भी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है परेड में, जो देखने आए हैं परेड को, वो अच्छी तरह से देख पाएँ। जो भी राज्य, जो भी डिपार्टमेंट है, उसके जो भी महत्वपूर्ण कला संस्कृति, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, उनको एज ए टेबलू के फॉर्म में देख पाएँ। फ्लाई पास्ट के बारे में बात करेंगे कि राजपथ के ऊपर से एक साथ अराउंड 41 जो एयरक्राफ्ट्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, उनको ऊपर से गुजारा जाता है। उनकी आतिशबाजी होती है जिसको हम फ्लाई पास्ट बोलते हैं। इस बार जो फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट के तौर पे भावना कंठ जी ने पार्टिसिपेट किया, सो भावना कंठ जी ने इस फ्लाई पास्ट इवेंट में ही पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो फ्लाई पास्ट का जो आयोजन किया जाता है वो वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड के द्वारा किया जाता है। सॉन्ग के बारे में हमने बात की कि बीटिंग रिट्रीट में जो अबाइड विथ मी, जो गांधी जी का एक प्रिय सॉन्ग था, उसका गायन किया जाता है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हमने रिपब्लिक डे के बारे में बात किया, कुछ इतिहास के बारे में बात की। उसके बाद रिपब्लिक डे की हमारी जो परेड हुई थी 2021 की, उसके बारे में बात की। उसमें जो भी टेबलोज आए थे उसके अवार्ड के बारे में बात किया। उसके अलावा भी जो भी अवार्ड जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में हमने बात किया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और उसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात किया। साथ में चीफ गेस्ट जिनको भी हम बुलाते हैं हर साल, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो
में मिलेंगे हम बिल्कुल ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए